वेलकम बैक टू आवर चैनल। इसमें ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी, हमारी क्लास 22, जो कि बीच में ही रह गई थी, तो कोई बात नहीं, उसको कवर कर लेते हैं। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थे हम नोट। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जिसको सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है। अब यहाँ पर हमने यमुना के बारे में पढ़ लिया था। यमुना का चित्र देख लीजिए आप। यमुना यमुनोत्री से निकलती है और ऐसे जाती है। इसकी सहायक नदी मैंने आपको पहली वीडियो में करा दी है। अब नेक्स्ट देखिए चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से जाना पावा की पहाड़ियों से होता है और वहाँ पर महू के पास में, यानी जाना पाव जहाँ पहाड़ी है वहाँ महू के पास से इसका उद्गम होता है। ये किस राज्यों में से होकर निकलती है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो बनास, काली सिंध, श्रीपा और पर्वती। अब यहाँ पर देखिए चंबल नदी का डायग्राम है। चंबल नदी यहाँ से निकलती है और इस तरीके से जाती है, वो पश्चिम दक्षिण से पूर्व की ओर बहती है ये। अब यहाँ पर देखिए ये कौन सी नदी है? शिप्रा। इसकी सहायक नदी काली सिंधी, बनास इधर से आती है और ये वाली कौन सी है? पार्वती। अब चंबल नदी पर कुछ मुख्यतः बांध है। यहाँ पर देखिए गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहरलाल सागर बांध व कोटा बैराज बांध आदि बांध चंबल नदी पर स्थित है। और जो हमारी चंबल नदी है यह यमुना से कौन से स्थान पर मिलती है? तो इटावा जिले के पास मिलती है। किससे? यमुना से, चंबल नदी। अब यहाँ पर देखिए सोन नदी और पुनपुन नदी। पहले सोन नदी देखिए। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है और यह उत्तर में बहती है। किस किस राज्य से होकर जाती है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार से यह नदी होकर जाती है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? कोयल, रिहंद, जोहिला, गेपद, कनहर। इसकी सोन नदी की सहायक नदियां हैं ये सब। अब यहाँ पर एक चंबल देखिए, नोट है। ये बेड लिस्ट स्थलाकृति की होती है, जो कि एक गली अपरदन है, यानी इससे खेती अच्छी नहीं होती है। चंबल नदी खेती के लिए अच्छी नहीं है। यहाँ पर दिया भी है, यह खेती के लिए अनुप्रयुक्त है। अब देखिए पुनपुन नदी, यह झारखंड में गंगा से मिल जाती है, यानी झारखंड स्थान पर यह गंगा से मिल जाती है पुनपुन नदी। और पुनपुन नदी गंगा की सहायक नदी है। यहाँ पर एक नोट है। गंगा यानी गंगा नदी भारत के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ उसे पद्मा नाम से भी जाना जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। यहाँ पर देखिए गंगा में कुछ बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। और गंगा की कुल लंबाई कितनी है? तो 25 किलोमीटर लंबी है गंगा। यह भारत की राष्ट्रीय नदी है। इसको 2008 में घोषित किया गया था। सबसे लंबी नदी है और 5 राज्यों से होकर जाती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में ये सबसे लंबी है। बिहार, झारखंड में सबसे छोटी है। और वेस्ट बंगाल, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी है बहने के लिए और झारखंड में सबसे छोटी स्थान पर बहती है। बाकी इन 5 से होकर जाती है हमारी गंगा। ये गंगा के बारे में नोट्स दिए गए हैं और पुनपुन के बारे में बस इतना ही है कि यह झारखंड में गंगा से आके मिल जाती है। अब देखिए रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल जिले से दूधाटोली श्रेणियों से होता है। गंगा से यह कहाँ पर आकर मिलती है? तो कनौज स्थान पर आकर गंगा से मिल जाती है। कौन? रामगंगा। ये गंगा की प्रथम सहायक नदी है। और रामगंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो खोल, अरिल इसकी सहायक नदी है। अब देखिए गंडक गंडक का उद्गम कहाँ से होता है? तो धौलागिरी पर्वत के उत्तर से नेपाल से इसका उद्गम होता है। इसका अन्य नाम क्या है? तो नारायणी नदी इसको कहा जाता है नेपाल में, यानी इसको नेपाली नदी कहा जाएगा और नारायणी नदी कहा जाता है। पूछा जाता है नारायणी नदी किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन में क्या मिलेगा? एक ऑप्शन आपको गंडक का मिलेगा, इस पर टिक करना है आपको। अब यहाँ पर देखिए मिलने से बनी, यानी गंडक नदी किन 2 नदियों के मिलने से बनी है? तो यह काली गंगा और त्रिशूल गंगा के मिलने से गंडक नदी बनती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए मयांगदी, बारी, त्रिशूली। अब यहाँ पर देखिए ये काली गंगा है और ये त्रिशूल गंगा है। जब दोनों आपस में मिलती है तो कौन सी बनती है? गंडक नदी बनती है। यहाँ से ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब यहाँ पर देखिए गोदावरी नदी
के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो शाहजहाँपुर स्थित है। शाहजहाँपुर के साथ साथ लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर, ये चारों शहर किसके किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित नहीं है। 3 ऑप्शन इसमें से मिलेंगे और एक अदर रहेगा, तो आपको अदर वाला टिक करना है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो उत्तर प्रदेश की पीलीभीत से इसका उद्गम होता है। अगर झील पूछी जाए तो किस झील से इसका उद्गम होता है? तो फुलहर झील से इसका उद्गम होता है। हैशटैग नोट देखिए, गोमती गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानिक भागों से होता है। यानी गोमती एकमात्र गंगा की ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है। अब यहाँ पर देखिए गंगा से कहाँ पर आकर मिलती है? ये गाजीपुर में गंगा से आकर मिलती है गोमती नदी। अब यहाँ पर देखिए कोसी नदी। कोसी नदी बिहार का शोक कही जाती है क्योंकि यह बिहार के लिए विनाशकारी बाढ़ लाती है। प्राचीन नाम क्या है कोसी का? तो कौशिकी है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? अरुण, तमोर, दुधकोशी, तामाकोशी, सुनकोशी, इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब देखिए यहाँ महानंदा नदी, इसका उद्गम वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ियों से होता है और गंगा की बाएं तट की सबसे अंतिम नदी है ये। अब हमारी क्लास 23 स्टार्ट हो चुकी है। तो क्लास 23 में मैम ने कराया था सिंधु नदी तंत्र। तो आज हम अच्छे से सिंधु नदी तंत्र को देखेंगे। सिंधु नदी आपको पता है कहाँ से जाती है? यहाँ पर मैप दिया गया है सिंधु नदी का, इसको देखिए अच्छे से। ये यहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है। और पूछा जाता है कि कहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है, तो आप बताएंगे तिब्बत मानसरोवर झील। और कभी कभी ऑप्शन में कैलाश पर्वत श्रेणी भी दे दिया जाता है, इसको ना देकर, तो कैलाश पर्वत श्रेणी से भी सिंधु नदी का उद्गम होता है। और कौन सा ग्लेशियर है? तो बोवरचू ग्लेशियर से सिंधु नदी का उद्गम होता है। मतलब ये अलग अलग पूछा जाता है कि किस ग्लेशियर से सिंधु नदी का उद्गम होता है, किस पर्वत श्रेणी से सिंधु नदी का उद्गम होता है, और किस झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो ये अलग अलग दिए गए हैं, जो भी ऑप्शन में देखिए आप टिक कर देना। बाकी देखिए ये जा रही है सिंधु नदी, और तिब्बत में सिंधु नदी को सिंघी रदबाव के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शेर का मुख। और यहाँ से देखिए सिंधु नदी चली है और यहाँ पर सिंधु नदी भारत में एंटर करती है। तो ये किस स्थान से एंटर कर रही है? तो सिंधु नदी दमचौक स्थान से भारत में एंटर करती है। अब सिंधु नदी जब जाती है तो सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को काट कर आगे बढ़ती है। यानी सिंधु नदी किस श्रेणी को काटती है? तो सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को काटती है। ये लद्दाख श्रेणी है और सिंधु नदी यहाँ से इसको काट रही है, ठीक है। और सिंधु नदी किन 2 श्रेणी के बीच स्थित है? तो आप बताएंगे लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में सिंधु नदी स्थित है। और सिंधु नदी भारत से बाहर किस स्थान से जाती है, यानी एग्जिट किस स्थान से करती है? तो आप बताएंगे चिल्लास स्थान से सिंधु नदी भारत से बाहर जाती है। अब ये तो था सिंधु नदी का इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है। यहाँ पर आपको एक और डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये तिब्बत है जहाँ से सिंधु नदी इस तरीके से निकल रही है। और सिंधु नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो अरब सागर में बनाती है। ये दाएं तट की नदियाँ होंगी और ये बाएं तट की होंगी। तो यहाँ पर देखिए सिंधु नदी से यहाँ पर कौन सी नदी मिल रही है? तो गिलगित मिल रही है दाएं तरफ से। फिर है काबुल, खुर्रम, तोची, गोमल। अब सिंधु नदी की बाएं तरफ की देखिए, ये कौन सी नदी है? अब यहाँ से देखिए ये कौन सी नदी है? तो ये झेलम है, ये चिनाब है, ये रावी है, ये व्यास है और ये सतलज नदी है। बीच में ये रावी है। और ये जिस स्थान पर एक दूसरे से मिल रही हैं उन स्थानों को एक नाम दिया गया है, जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। आइए देखिए, यहाँ पर देखिए जब सिंधु नदी और झेलम नदी एक दूसरे से मिलती हैं तो वे कौन से दोआब का निर्माण करती हैं? तो सिंधु सागर दोआब का निर्माण करती हैं। जब झेलम चिनाब एक दूसरे से मिलती है तो कौन सा दोआब बनता है? जेच दोआब। और जब
चिनाब, रावी एक दूसरे से मिलती हैं तो रेचना दोआब बनता है। जब रावी व्यास एक दूसरे से मिलती हैं तो वारी दोआब बनता है। जब व्यास और सतलज मिलती हैं तो विष्ट दोआब बनता है। यहाँ पर देखिए नीचे, ये तो मैंने बता दिया आपको। देखिए सिंधु नदी की जो सहायक नदी है बाएं तरफ वाली होती है, दाएं तरफ वाली होती है। और पंचनंद यानी पंचनद जब कब बनता है, जब झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज एक दूसरे के साथ मिलकर दोआब बनाती है। दोआब क्या होता है, तो पंच दोआब। तो पंच दोआब क्या होता है, जब दो नदियों के बीच का स्थान या बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। जैसे इसमें देखिए डायग्राम में, जैसे झेलम है और ये कौन सी है, चिनाब, इन दोनों के बीच में ये स्थान है खाली, तो इसको हम क्या बोलेंगे। ये लीजिए मैंने इसमें भी दोआब लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये सिंधु नदी है और ये झेलम नदी है, इन दोनों के बीच में सिंधु सागर दोआब बनता है। झेलम और चिनाब के बीच में जेच दोआब बनता है। चेनाब और रावी के बीच में रेंच दोआब बनता है। रचना दोआब। यहाँ पर देखिए रावी और व्यास के बीच में वारी दोआब बनता है और व्यास सतलज के बीच में विष्ट दोआब बनता है। तो ये दोआब भी आप समझ गए, दो नदियों के बीच के स्थान को दोआब कहते हैं। और यहाँ पर ये 5 नदियाँ मिल रही है, इसलिए इसको पंचनंद दोआब कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। अब यहाँ पर देखिए सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर या फिर आएगा 3180 किलोमीटर, दोनों सही हैं। भारत में सिंधु नदी की लंबाई 1114 किलोमीटर है और यह प्रवाह यानी किन किन देशों से बहती हुई जाती है, तो चीन में बहती है, भारत में, पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है सिंधु। सिंधु नदी की उत्पत्ति बोखारचू हिमनद यानी ग्लेशियर से होती है। मानसरोवर झील से अरब सागर में जाकर यह गिरती है और अरब सागर में गिरने से पहले यह अन्य नदियों से मिलकर संगम स्थल का निर्माण करती है। अब यहाँ पर देखिए तिब्बत में इसे सिंघी खवाव के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है, शेर का मुख। मैंने अभी बताया था आपको। और भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि समझौता होता है। यह कब हुआ, 1960 में हुआ। सिंधु जल संधि समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच। और कहाँ पर हुआ था, तो कराची में हुआ था, जिस पर हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाक के प्रधानमंत्री आयूब खान ने करे थे। और इसकी मध्यस्थता किसने करी थी, तो विश्व बैंक ने इसकी मध्यस्थता की थी, या विश्व बैंक की अध्यक्षता में उसकी इस पर हस्तक्षेप किए गए। और इस संधि में क्या कहा गया था, तो इस संधि में कहा गया था सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका 80% पानी तो पाकिस्तान के पास होगा और 20% भारत को मिलेगा। फिर ऐसी रावी, व्यास, सतलज, इन 3 नदियों का पानी 80% पानी भारत को मिलेगा और 20% पानी पाकिस्तान को मिलेगा। और दमचौक स्थान से भारत में सिंधु नदी प्रवेश करती है, यानी इसको प्रवेश द्वार बोला जाता है, किसको, दमचौक को। और लद्दाख का लेह शहर सिंधु नदी के तट पर बसा है। आपसे पूछा जाएगा सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो लेह। अब देखिए झेलम का पुराना नाम विदिशा है। इसकी उत्पत्ति बैरीनांग पर्वत से होती है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। झील कौन सी है, यानी कि इस झील से इसका उद्गम होता है, तो शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है। इसकी सहायक नदियाँ पोहरू, किशनगंगा है। यह भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बहती है, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर यह बहती है। श्रीनगर झेलम के तट पर स्थित है, यानी झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो श्रीनगर। और जो हमारी वुलर झील है उसको झेलम नदी से ही पानी मिलता है, यानी झेलम से ही उसमें पानी गिरता है, किसमें, वुलर झील में। एक बार झेलम नदी का आप डायग्राम देखेंगे, यहाँ से देखिए ये झेलम नदी है और इसमें ये जो हमारी चिनाब नदी है, चिनाब नदी कौन से स्थान पर मिलती है झेलम से, तो जंग स्थान पाकिस्तान में है, जंग स्थान पर मिलती है पाकिस्तान के। अब जो हमारी चिनाब नदी है इसका निर्माण कैसे होता है, तो
एक नदी है चंद नदी और एक है भद्रा। तो जब ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती है, कौन से स्थान पर मिलती है दोनों नदियाँ आपस में? तंडी स्थान पर हिमाचल प्रदेश के। तो तंडी स्थान पर हिमाचल प्रदेश पर चंद्रभद्रा नदी मिलती है। तो यह कौन सी नदी का निर्माण करती है? यहाँ पर इनको कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है? तो चंद्रभद्रा नदी के नाम से जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में इन दोनों नदियों को। और हिमाचल प्रदेश के बाद आगे जाके इसको चिनाब के नाम से जाना जाता है। इन्हीं दोनों नदियों के मिलने से जो नदी बनती है उसको चिनाब के नाम से जाना जाता है। पर जब ये नदियाँ दोनों मिलती है वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, तो उसको क्या कहा, इस नदी को क्या नाम दिया गया था? चंद्रभद्रा नदी कहा गया था। सॉरी गाइस, चंद्रभागा नदी का नाम दिया गया है। चिनाब नदी से हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। बाकी हमारी 23 क्लास कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम 24 क्लास को कवर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू। वंदे मातरम। एप्लीकेशन पर जिस प्रकार से क्लास चलती है तो उस अकॉर्डिंग मैं उन्हें कवर नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए मैं 2-3 दिन की क्लास इकट्ठा ही एक वीडियो में रिकॉर्ड कर लेती हूँ। जैसे क्लास 21, 22, 23 एक में करा दी, या कभी 2 क्लास एक साथ करा दी, या अगर टाइम रहा तो मैं एक क्लास भी एक वीडियो में बना देती हूँ। तो ठीक है गाइस, बाय। बाकी हम नेक्स्ट कल करेंगे। और आप सभी के लिए एक सूचना है, आज 3 तारीख के बाद 12 तारीख तक क्लास नहीं आ पाएंगी क्योंकि हम बालाजी यात्रा पर जा रहे हैं। तो इतने आप अपनी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। जो क्लास हो चुकी हैं इनको बार बार रिवाइज़ कीजिएगा और कुछ प्रैक्टिस सेशन कर लीजिएगा।